वेलकम टू एबी स्टडीज। एबी स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था बैटल ऑफ बक्सर को। हमने बात की थी कि जिन ब्रिटिशर्स के साम्राज्य प्लासी की लड़ाई के बाद में बंगाल पर स्थापित हो गया था, बंगाल पर आधिपत्य हो गया था, उन्हीं ब्रिटिशर्स ने बक्सर की लड़ाई को जीतने के बाद में लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। पूरे भारत में उनका जो है रूल स्टार्ट हो गया था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में। देखिए, जब ब्रिटिशर्स बक्सर की लड़ाई जीतते हैं तो अब पूरे भारत में वो शासन करने की उनकी मंशा जागृत हो जाती है। पहले वो केवल ट्रेड करने आए थे, लेकिन अब उनको पूरे भारत पर राज करना था। तो अब राज करना था तो इसके लिए कोई तो होना चाहिए, कोई उनका लीडर होना चाहिए, कोई राजा होना चाहिए। तो पोस्ट क्रिएट की जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, जिसका नाम दिया जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल। और आगे चलकर इसका नाम बदल कर हो जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसके बाद ये पोस्ट बनती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। और 1857, जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है भारत में, जिसमें ब्रिटिशर्स लगभग हार ही गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जीत हो जाती है और हमारे क्रांतिकारी जो भी होते हैं उनकी हार हो जाती है। तो उसके बाद जो है 1857 के बाद इस पोस्ट को बदलकर कर दिया जाता है वायसरॉय ऑफ इंडिया के नाम का पोस्ट बन जाता है ये। और फिर भारत में शुरू हो जाता है क्वीन का रूल या फिर राज का शासन। मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो डायरेक्ट इंटरफेयर कर जाती है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी व्यापारिक मामले थे उसमें। अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से भी जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर एबी स्टडीज नाम की हमारी फेसबुक पेज है, आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि है गवर्नर जनरल ऑफ या गवर्नर ऑफ बंगाल के ऊपर। और हिस्ट्री का ये हमारा है लेक्चर नंबर 26। देखिए, पहले क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले पोस्ट क्रिएशन होती है, जैसा कि 1757 में हमने देखा था। प्लासी की लड़ाई खत्म होने के बाद भारत में जो है ब्रिटिशर्स एक काफी बड़ी शक्ति के रूप में उभरते हैं। बंगाल पर इनका पूरा शासन स्थापित हो जाता है, बंगाल कब्जे में ले लेते हैं अपने। तो पोस्ट बनती है, क्या बनती है, तो गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले कौन रहते हैं, तो क्लाइव, सनकी कमांडर, फालतू आदमी, जिन्होंने सिराजुद्दौला को परास्त किया था पलासी की लड़ाई में, वही बनता है पहले गवर्नर ऑफ बंगाल। कब बनते हैं, 1757 में। अब गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट जो होती है वो होती है 1757 से 1773 तक चलती है। फिर 1773 में पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, ब्रिटिश सरकार जो है, ऐसे तो भारत में चलता है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, लेकिन हर 20 साल में वहां से एक रेगुलेटिंग एक्ट आता था या चार्टर एक्ट आता था, जिसमें क्या है कि नीति जो होती थी इनकी शासन करने की, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते थे या चेंज किए जाते थे। तो समय समय पर हर प्रत्येक 20 साल में रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट लंदन से आता था भारत। तो 1773 में आया चार्टर एक्ट। अब उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी उसको बदल कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी वो कब से कब तक चली, तो 1773 से 1833 तक चली थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट। और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो वारेन हास्टिंग। वारेन हास्टिंग्स बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और यही होते हैं लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, 1783 तक तो चली पोस्ट किसकी, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। अब उसके बाद 1833 में फिर आता है चार्टर एक्ट। अब क्या किया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी उसको बदलकर, उसका नाम बदलकर कर दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी उसमें क्या विषमताएं थी, दोनों अलग कैसे थी। तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो था या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब बना वारेन हास्टिंग, तो वो केवल उसके अंदर में आता था बंगाल और बंगाल के आसपास का क्षेत्र, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब क्षेत्र उसके अंदर आता था। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट हुई थी तो उसमें क्या था, उसके अंदर में बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी और भारत में जहां जहां भी ब्रिटिशर्सों का साम्राज्य स्थापित हो गया था वो सब उसके अंडर आता था। ऐसा होता है कि 1830 से पहले, मतलब 1773 से 1833 के बीच में काफी युद्ध हुए। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, फिर मैसूर का युद्ध लड़ा गया, साथ ही साथ कार्नेटिक वॉर्स फ्रेंच के साथ चल रही थी ब्रिटिशर्स की। और ब्रिटिशर्स एक के बाद एक वॉर जीतते गए, डचों को हरा दिया, डेनिस को हरा दिया, भारत के कई राजाओं को हरा दिया। सभी प्रोविंसेस पे जो है ब्रिटिशर्स का साम्राज्य स्थापित होने लगा। तो अब एरिया एक्सपैंड कर गया।
तो लोग भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशंस, क्योंकि वो बहुत जरूरी थी। बिना एडमिनिस्ट्रेशन के आप कोई भी सरकार नहीं चला सकते। ब्रिटिशर्स को ये बातें अच्छी से पता थी। पॉलिटिक्स उनकी काफी मजबूत थी। आखिर आए थे भाई, आधे देश पर उन्होंने राज किया, आधी दुनिया पर जिन्होंने लगभग 200 साल से अधिक समय तक राज किया, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो उनका मजबूत हो गई। तो उनको पता था। तो अब केवल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से काम नहीं चल रहा था। तो इसके लिए क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनाएगी और उसके नीचे जो है गवर्नर काम करते थे। जैसे मद्रास के गवर्नर हो गए, बंगाल के गवर्नर हो गए, और ये सब गवर्नर जनरल पोस्ट पर जो भी व्यक्ति होता था उसको रिपोर्ट करते थे और अपनी रिपोर्ट उसे देते थे। तो ये था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट के पीछे का कारण। अब पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, तो ये आप लोग हमें कमेंट में करके आंसर इसका बताइएगा, नहीं तो आगे की वीडियो में हम आपको बता देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, 1833 से 1857 तक तो चली पोस्ट किसकी, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब 1857 वक्त बदल देने वाला साल। क्या होता है 1857 में, तो हो जाते हैं रिवोल्ट पूरे भारत में। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाता है 1857 में। अब इसमें क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बुरे तरीके से वॉर में फंस जाती है। अब लंदन में खबर पहुंच जाती है, क्राउन को पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से जो ट्रेड कर रही है, ऐसे भी क्राउन कोई बहुत ज़्यादा शरीफ इंसान लोग नहीं थे, उन्हीं की तो भेजी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी करती थी उन्हीं के हिसाब से करती थी। लेकिन फिर भी जो है उनको पता चलता है कि यहाँ पर भारत में इंसानों की हालत काफ़ी ख़राब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरे तरीके से भारत को बर्बाद कर रही है। यहाँ के लोग जो है भूखे मरने की हालत में है, काफ़ी तानाशाह व्यवहार हो रहा है। तो क्राउन क्या करती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार ले लेती है एडमिनिस्ट्रेशन की, और केवल ट्रेड के लिए उसको रखती है। और डायरेक्ट जो रूल होता है भारत में वो शुरू हो जाता है क्राउन का, मतलब लंदन के जो भी राजा महाराज महारानी थे उनका जो है शासन डायरेक्ट भारत पर होने लगता है। यहाँ से शुरू होती है कॉलोनिज्म की शुरुआत। भारत में कॉलोनीज बनाई जाती है ब्रिटिशर्स की, वहां से बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो ये सब शुरू होता है 1857 में। तो 1857 के विद्रोह के बाद क्राउन क्या करता है, चार्टर एक्ट फिर से आता है, और उसमें जो है ये पोस्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की थी इसको बदल कर दिया जाता है वायसराय ऑफ इंडिया। अब सारे गवर्नर वायसराय के नीचे रहते थे, नीचे उसके अंडर में काम करते थे। और जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले हुआ करता था, अब उसका नाम बदल कर दिया वायसराय ऑफ इंडिया। पहला वायसराय कौन था, तो कैनिंग जो है ये भारत का पहला वायसराय था। इसके बाद जो फाइनली होता है 1858 से, मतलब 1858 से 1947 तक चलती है क्या, तो वायसराय की पोस्ट चलती है। कई वायसराय हुए, इस बीच कई डेवलपमेंट्स भी हुए भारत में, और हालत तो बद से बदतर होती गई भारत के लोगों की, वो बात अलग है। लेकिन पोस्ट का नाम बदल कर दिया दिखाने के लिए कि हम लोग जो है आपकी चिंता करते हैं, हम आपको एक उन्नत भविष्य देंगे। तो वायसराय की पोस्ट चली 1947 में, जब तक कि अंग्रेजों को भारतीयों द्वारा मार पीट कर भगा नहीं दिया, डंडा लेके नहीं मारा गया, तब तक वो तो भागे नहीं। और उसके बाद जब 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलती है, तो उसके बाद जो है ये पोस्ट खत्म हो जाती है, वायसराय की पोस्ट खत्म हो जाती है, और नया पोस्ट आता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये जो है ये ज़्यादा दिन तक की पोस्ट चलती नहीं, इस पर केवल दो ही लोग थे, माउंटबेटन जो कि लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, और पहले और आखिरी भारतीय जो थे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की पोस्ट पर रहे थे वो थे राजगोपालाचारी। और फाइनली जो है 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान जो है लागू हो जाता है, भारत एक गणतंत्र राज्य के रूप में उभरता है, तब इस पोस्ट को कर दिया जाता है खत्म। और उसके बाद हो जाता है पीएम, राष्ट्रपति, सीएम, जो अभी हमारी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्रम आगे बढ़ता है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि अभी तक क्रोनोलॉजी समझ गए होंगे, कौन से गवर्नर कब हुए थे, कब से कब तक गवर्नर ऑफ बंगाल थे, कब से कब तक गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी, ये सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए रॉबर्ट क्लाइव, पहला गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, शैतान सन की राजा या कमांडर, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत भेजा था। तो क्यों भेजा था, भारत पर कब्जा करने के लिए। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब को पता चल चुका था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये केवल दिखावे के लिए हमसे दोस्ती कर रही है, तोहफे लाती हैं, ये फुसलाने की एक टेक्निक है इनकी। असल में इनका जो है मकसद है भारत पर कब्जा करना, हमें हमारे ही घर से मार के भगाना। तो बंगाल में होने शुरू हो गए थे विद्रोह, ब्रिटिशर्स के खिलाफ फोर्टिफिकेशन का विरोध कर दिया गया था सिराजुद्दौला से। फोर्ट विलियम अंग्रेजों की
जो सेंटर हुआ करती थी बंगाल में, जहाँ से ट्रेड किया करते थे इनके लोग रहते थे, उस पर कब्जा कर लिया था सिराजुद्दौला ने। और ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, ये हुई थी घटना उसी वक्त जिसमें 64 अंग्रेजियों को, अंग्रेज सैनिकों, वहाँ के जो सिविल पर्सन्स थे, उन सबको सिराजुद्दौला द्वारा डलवा दिया जाता है एक 10 बाई 12 कमरे में। और गर्मी का महीना, जून का महीना होता है, दम घुटकर लगभग उसमें से 40 से 45 लोगों की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद हुआ था क्या, तो बैटल ऑफ पलासी। तो कौन लड़ा था, तो रॉबर्ट क्लाइव भी लड़ा था। अब देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो है 2 बार रहता है। इसका शासनकाल या इसका टेन्योर जो है, शासनकाल तो नहीं बोलेंगे, राजा तो नहीं था ये, था क्या था, तो गवर्नर ऑफ बंगाल था। आजकल के जो सिविल सर्वेंट होते हैं इनके बराबर वो पोस्ट होती थी। तो इसका शासनकाल 2 बार हुआ था, 2 बार ये टेन्योर में आया था। पहला जो था वो चला था 1757 से 1760। अब 1757 से 1760 में जब रॉबर्ट क्लाइव था, तो इस वक्त जो है महत्वपूर्ण बातें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसके टेन्योर के समय, वो क्या क्या थी, तो देखिए। सबसे पहले तो मोनोपोली ऑफ ट्रेड, नाइटर, नाइटर यानी कि सौरा, सौरा की ट्रेड की मोनोपोली जो है वो स्थापित करता है ये बिहार में। पहली बात ये हो गई, एकाधिकार हो जाता है। अब केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नाइटर को ट्रेड किया कर सकती थी बिहार से। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1757 में प्लेसी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लेसी में किसको हराता है, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराता है और बंगाल को अपने अंदर मिला लेता है। मतलब पूरी तरीका से ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है बंगाल पर। और फोर्ट विलियम किला, इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, बन चुका था। इसके अलावा सेंट जॉर्ज फोर्ट था कहाँ पर, तो बॉम्बे में। और मद्रास फोर्ट था मद्रास में। इसके बाद जो है पहली शासनकाल में जो है इसकी यही विशेषताएं थी, प्रमुख बातें थी याद करने के लिए। दोबारा ये आता है, बीच में क्या होता है, तो बीच में होता है ये, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, चल जाता है वापस लंदन, और कुछ समय के लिए हेक्टर मुनरो आता है भारत में और पोस्ट को संभालता है। ये गवर्नर ऑफ बंगाल तो नहीं बना था, लेकिन इसके अनुपस्थिति में उसका शासनकाल होता है, जिसके समय 1764 में हमको देखने को मिलती थी बक्सर की लड़ाई, जिसके बाद जो है पूरा भारत इनके चपेट में आ गया, कब्जे में आ गया, हालत खराब हो गई पूरे भारत की। दूसरी बार ये आता है तो कब आता है, तो आता है 1765 ईस्वी में, 1765 से 1767 तक दोबारा से ये रहता है गवर्नर ऑफ बंगाल। इस समय क्या होता है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या थी, तो बैटल ऑफ बक्सर में जब हार हो जाती है सुजाउद्दौला, शाह आलम और किसकी, तो मीर कासिम की। मीर कासिम तो मर जाता है और सुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ साइन होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये हमने जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को हमारे बैटल ऑफ बक्सर वाले लेक्चर में पूरी तरीके से कवर किया है, अच्छे से पूरी डिटेल में इसके बारे में हमने डिस्कशन की है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आई बटन में उसका मिलेगा आपको लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाके देख सकते हैं। उसको देख लीजिए। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर, सुजाउद्दौला कौन था, शाह आलम सेकंड कौन था, आपको इन चीज़ों के बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं होगी, सारा डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण 1757 की जो पॉलिसी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद जो इसकी टेन्योर में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, वो थी डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब डायरकी पॉलिसी स्थापित हो गई थी यहाँ के राजतंत्र में। मतलब इसका मतलब क्या था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है पूरे तरीके से रहेगी ब्रिटिशर्स के हाथ में। केवल इनका एक पपेट, इनका एक कठपुतली के तौर पर बंगाल का नवाब बने रहेगा, जो बना दिया गया था मीर जाफर को। वो केवल जैसे आज के कल हमारे राष्ट्रपति का पोस्ट हो गया है इनके हाथ में। कहने के लिए तो सारी पावरें हैं, सभी शक्तियां इनके पास है, लेकिन रियल पावर जो होती हैं वो होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास में। तो यही सिस्टम था ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम में भी। दिखाने के लिए तो बंगाल का नवाब है भारतीय, लेकिन जो मेन पावर, जो असली शक्ति थी, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चले गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो दीवानी राइट हासिल कर लिए थे। दीवानी राइट क्या था, कि अब ये फ्री ट्रेड कर सकते थे, बेरोक टोक, जो भी मर्जी इनको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, कितना भी सोना उठाना है, ले जाना अपने देश, फोर्टिफिकेशन कहीं भी करनी है, ये सब की जो है परमिशन इनको ले ली थी इन्होंने, नवाब ऑफ बंगाल से ली। क्या थी, छीनी थी, क्योंकि हरा तो दिया था सुजाउद्दौला को इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में। तो अब बेचारा करता क्या, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हो चुकी थी, उसमें जैसा लिखा था उसने मान लिया। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव सनकी आदमी था, इसको क्या करता था क्या नहीं, वॉर जनरल तो कमाल का था, युद्ध टेक्निक्स इसकी गजब की थी, लेकिन आदमी नेचर से काफी पागल किस्म का था। क्या करता था क्या नहीं करता था इसको खुद भी नहीं पता। अपने ही सेना के लोगों की, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उनके जो भत्ते हैं कम करवा दिए, सैलरी को जो है कम करवा दिए, जिसके कारण इसको
व्हाइट रिबेलियन का सामना करना पड़ा, श्वेत विद्रोह हुआ जो ब्रिटिश सेना ने इसके खिलाफ कर दिया था। इसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने कहा भाई तुम काफी देर वहां रह लिए, अपने ही आदमियों से झगड़ा लड़ाई कर ले रहे हो, दूसरे देश में है वहां शासन चलानी है, वापस बुला लो। फिर इसको कुछ सालों के बाद वापस बुला लिया गया था और अगला जो गवर्नर है वो आता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बातें जो हैं, बुर्के, एडमंड बुर्के जो थे ब्रिटिश के एक महान साहित्यकार थे, उनके द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है हैविंग अ ग्रेट फाउंडेशन वाला लड़का, यानी कि एक महान आधार रखने वाला इंसान कहा गया है जिसकी फाउंडेशन काफी मजबूत है। और पार्सिवल स्पियर, ये भी एक नॉवलिस्ट थे, इन्होंने कहा था किसको, तो रॉबर्ट क्लाइव को हेराल्ड ऑफ द फ्यूचर, मतलब भविष्य का हेराल्ड कहा गया था किसको, तो रॉबर्ट क्लाइव को पार्सिवल स्पियर के द्वारा। फिर देखिए रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल खत्म हो गया, मतलब उसका टेन्योर खत्म हो गया 1767 में। और उसके बाद आते हैं वॉरेन हास्टिंग्स, आते हैं किस पोस्ट पर, तो गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट पर। बन क्या जाते हैं, तो एक साल बाद आ जाता है 1773 में क्या, तो चार्टर एक्ट, उसके तहत ये बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ, कहाँ के, तो बंगाल के। तो आखिरी गवर्नर ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हास्टिंग सबसे पहले आते हैं भारत में, सेकंड गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं। शुरू कब होता है इनका टेन्योर या कार्यकाल, तो 1772 ईस्वी में आते हैं, बन के पोस्ट कौन सी, तो गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट में। और 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद क्या बन जाते हैं, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। इनके अंडर क्या किया जाता है, तो बिहार झारखंड जितना भी एरिया था सब इन्हीं के अंदर आ जाता है गवर्नर जनरल बनने के बाद में। सबसे पहले क्या करते हैं आने के बाद, तो 1772 में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आलतू फालतू बात ज़्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ते चलेंगे। तो आने के बाद सबसे पहला काम किया किया तो डायरकी जो डुअल गवर्नर गवर्नमेंट सिस्टम थी, बाई कैमरल जो सिस्टम थी रूलिंग की, उसको हटाया। उसके बाद इनके शासनकाल में एंग्लो मराठा वॉर हुए 1775-1782 के बीच में हुए थे। क्या हुए थे, तो एंग्लो मराठा वॉर कितने हुए थे, तो 3-4 हुए थे। इन सबको हम सेपरेट लेक्चर में एक वॉर सीरीज करके, जब हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तब वॉर्स पर सेपरेट लेक्चर आएगा जिसमें हम सारे वॉर्स को डिटेल में कवर करेंगे। अभी केवल अपडेट जानिए। तो फर्स्ट मराठा वॉर कब हुई थी, एंग्लो मराठा वॉर मराठों के साथ में, वो 1775 ईस्वी में हुई थी। सेकंड कब हुई थी, तो 1782 से 84 तक चली थी। और रोहिला वॉर भी वॉरेन हास्टिंग के ही समय हुई थी, उसी कार्यकाल में हुई थी। और रोहिला वॉर कब हुई थी, 773 और 775। ये सभी जो डेट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी में डेट्स पर हमेशा क्वेश्चन आता है, एक ना एक क्वेश्चन आपको हमें देखने को मिलेगा ही, इसको आपको जरूर याद रखना है। टेन्योर पूरा याद रहे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद हो पाता है तो केवल स्टार्टिंग डेट आपको याद रखना है, 1775 हो गया, 1782 हो गया, ये सब याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है, कहाँ पर, तो 1774 में। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ होती है, तो कलकत्ता में। और इसके बाद हाई कोर्ट बनता है कलकत्ता में, और मद्रास और बॉम्बे में भी हाई कोर्ट बनाया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बनता है कहाँ, तो कलकत्ता में। तो कब, 774 में। कहाँ पर बनता है, तो फोर्ट विलियम जो था उसी के अंदर में बनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में, ये आया था कहाँ पर, भारत में। तो किसके कार्यकाल में, तो वॉरेन हास्टिंग के कार्यकाल में। और इसके अलावा दीवानी और फौजदारी अदालत जो है उसकी भी स्थापना कर दी जाती है। अब दीवानी और फौजदारी अदालत क्या होता है, तो जैसे हमारा आज का होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, इस तरीके का हो गए थे दीवानी और फौजदारी। दीवानी में सब जमीन से जुड़े विवाद, फौजदारी में क्रिमिनल केसेस जाते थे। तो इसकी स्थापना की गई थी किसके कार्यकाल के समय, वॉरेन हास्टिंग के कार्यकाल के समय। वॉरेन हास्टिंग का कार्यकाल जब चल रहा था उसी वक्त विलियम जोन्स, पोएट राइटर ब्रिटिश के काफ़ी प्रसिद्ध, इन्होंने किया था, क्या किया था, तो भगवत गीता, हमारा जो महाभारत है उसकी ट्रांसलेशन की थी किसमें, तो इंग्लिश में की थी, सॉरी गड़बड़ हो गई। विलियम जोन्स ने महाभारत की ट्रांसलेशन नहीं की थी, विलियम जोन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की नींव रखी थी, फाउंड किया था, मतलब स्थापना की थी कहाँ पर, तो बंगाल में। कब की थी, तो 1784 ईस्वी में की थी विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। और भगवत गीता का जो ट्रांसलेशन है वो किया गया था चार्ल्स विल्किंस द्वारा। चार्ल्स विल्किंस ने किया था भगवत गीता का ट्रांसलेशन
कब? तो वही 1784 में ही किया गया था। इसके अलावा भारत में पहला मदरसा जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा बनवाया गया था, उसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। कब? तो 1781 में। और बंगाल गैजेट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बंगाल गैजेट जो है फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर, वो पब्लिश हुआ 1780 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में? तो वॉरेन हास्टिंग में ही। और मुर्शिदाबाद से ट्रेजरी यानी कि खजाने को उठाकर ले गया गया कलकत्ता। ब्रिटिशर्स ने अपनी राजधानी देखिए बना ली थी कलकत्ता को। पहले जो मुर्शिदाबाद था, जो कि मुर्शिद कुली खान के द्वारा जिसकी शहर की स्थापना की गई थी, वो हुआ करता था बंगाल के नवाब का की राजधानी। कलकत्ता से वो शासन करते थे, लेकिन उनकी जो कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद थी। तो खजाना जो था, राज्य खजाना मुर्शिदाबाद में था। ब्रिटिशर्स आए, कलकत्ता में बनाई राजधानी, तो खजाना भी सारा उठा कर ले आए कलकत्ता में। और दूसरी सबसे बड़ी बात लैंड से रिलेटेड, पहली तो हो गई कि दीवानी फौजदारी अदालत की जो है स्थापना हो गई थी। और दूसरी जो है, जो 5 साल के लिए सेटलमेंट होती थी, 5 ईयर प्लान जो था लैंड सेटलमेंट का, उसको अब 1 ईयर का कर दिया गया है। मतलब पहले 5 साल के लिए दे दी जाती थी मनसबदारी, यानी कि वहाँ के जो लोकल जो होते थे जमींदार, उनको दे दी जाती थी परमिशन कि तुम टैक्स वसूलना, खेती करवाओ, और हमें खाली ब्रिटिशर्स को टैक्स से मतलब होता था। और 5 साल के बाद रिन्यू कराना पड़ता था परमिट को। लेकिन अब क्या है, अब 1 साल में ही कराना पड़ेगा। ये कराया गया था किसके द्वारा? तो वॉरेन हास्टिंग्स के द्वारा। तो वॉरेन हास्टिंग्स और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हमने जाना अभी तक। वॉरेन हास्टिंग्स जो थे पहले गवर्नर जनरल थे, और रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के गवर्नर्स पढ़ेंगे। पहले गवर्नर जनरल को हम कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हुए थे, देखिए ऐसे तो काफ़ी हुए थे, लेकिन सभी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बनता है, हम उन सबको कवर करेंगे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करेंगे, फिर गवर्नर जनरल के बाद जो पोस्ट आई थी, कौन सी आई थी? तो देखिए 33 में जो बन गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको देखेंगे। और 58 से 1858 से 1947 तक जो वायसराय थे, उन सबको वन बाय वन करके हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया किसको? रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स से। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको इन्हों को हमने जो है सेपरेट में कवर किया। इसके बाद जो है हम बाकी को एक साथ देख लेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इन किससे क्लाइव और हास्टिंग से बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो गवर्नर ऑफ इंडिया या फिर बंगाल, दोनों एक ही चीज था, क्योंकि शुरू में जो है ये एक ही पोस्ट हुआ करती थी। ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी वॉरेन हास्टिंग, या डी डलहौजी। तो ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव। डलहौजी कौन था? तो डलहौजी जो था वायसराय था, जिसके शासनकाल में क्या चली थी? तो पहली ट्रेन चली थी ठाणे से मुंबई तक। अगला प्रश्न है, बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन? बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई? 1757, 1758, 1574 या 1756? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1757। अगर आपने हमारी बैटल ऑफ प्लासी की वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए, उसमें हमने पूरी बैटल ऑफ प्लासी को डिटेल में कवर किया। ऑप्शन क्या है? आंसर क्या है? तो 1757। अगला प्रश्न, हु डिफीटेड सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लासी? सिराजुद्दौला को किसने हराया था बैटल ऑफ प्लासी ने में? तो उसी ने हराया था जिसने उसके साथ युद्ध की थी, जो सेनापति था ब्रिटिशर्स का। तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। हेक्टर मुनरो कौन था? तो बैटल ऑफ बक्सर लड़ी थी। विलियम जोन्स कौन? तो एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक। वॉरेन हास्टिंग कौन? तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगला प्रश्न है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइन इन? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन की गई? हस्ताक्षर कब किया गया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पे? तो ऑप्शन क्या है? 1765, 1764, 1762 या 1766? सही उत्तर क्या है? तो 1765। देखिए लड़ी गई थी बैटल ऑफ बक्सर कब? तो 1764 में। लेकिन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी 1765 में। किससे किसके बीच? तो ब्रिटिशर्स और सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय के बीच में। अगला प्रश्न है, हु कॉल्ड रॉबर्ट क्लाइव एज द हेराल्ड ऑफ फ्यूचर? रॉबर्ट क्लाइव को हेराल्ड ऑफ फ्यूचर किसके द्वारा कहा गया था? परसिवियल स्पियर, विलियम जोन्स, जॉन सोर या फिर नॉन ऑफ द अबव? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परसिवियल स्पियर। परसिवियल स्पियर ने कहा था किसको है? तो रॉबर्ट क्लाइव को हेराल्ड ऑफ द फ्यूचर। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी हमने काफी डिस्कशन किया, किसके बारे में किया? तो वॉरेन हास्टिंग। सही उत्तर क्या? वॉरेन हास्टिंग था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ, वॉरेन हास्टिंग।
अगला प्रश्न है फर्स्ट मदरसा इन इंडिया वाज सेटअप इन, भारत में पहला मदरसा कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1781, ऑप्शन बी है 1785, ऑप्शन सी है 1782 या ऑप्शन डी 1790। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1781। 1781 में पहले मदरसा की स्थापना की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। अगला प्रश्न है हु ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश, भगवत गीता के इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन बी है चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स या ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसिप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसिप, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने जो है भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था हिंदी में। इसके अलावा कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे सबसे पहले, ब्रिटिशर्स थे। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, और चार्ल्स प्रिंसिप जो थे ये राजा थे या फिर प्रेसिडेंट थे ब्रिटेन के। अगला प्रश्न है फर्स्ट रोहिला वॉर वाज फॉस्ट इन, पहली रोहिला लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ऑप्शन ए है 1773 से 1774, बी है 1778 से 1779, सी है 1772 से 1773 या डी 1774 से 1775। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1773 से 1774 के बीच पहली रोहिला वॉर लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है बंगाल गजाट द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन, बंगाल गजट जो कि पहला भारतीय न्यूज़पेपर था कब पब्लिश या फिर छापा गया था? ऑप्शन ए 1780, ऑप्शन बी है 1779, ऑप्शन सी है 1781 या ऑप्शन डी 1782। तो इस प्रश्न का जो है सही ऑप्शन ए 1780। 1780 में बंगाल गजट की गई थी स्थापना या फिर पब्लिश किया गया था न्यूज़पेपर बंगाल गजट। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वायसराय और गवर्नर ऑफ बंगाल के टेन्योर कब से कब तक थी, और वॉरेन हास्टिंग और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको सारी बातें पता चल गई होंगी। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये हमारा लिंक दिया गया है, इसे टेलीग्राम में लिखिए और वहाँ पर हमें ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी और हमारे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे लेक्चर्स के। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल्स के बारे में। वॉरेन हास्टिंग के बाद कौन कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए थे, और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कौन कौन पदस्थ थे, उसमें जो इम्पोर्टेंट होंगे गवर्नर और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और सारी बातें डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी और आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू।